भारत का संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें जजों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जज को सुपरमेसी देना सही नहीं है, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के भीतर जो खामियां होती हैं, जो पक्षपात होता है, उसके साथ भी ये लागू होता है। 26 मई 1949 का कोर्ट है उनका, जो उन्होंने कही थी। फिलहाल भारत में कोलिजियम सिस्टम से जो जजों की नियुक्ति होती है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। केंद्रीय कानून मंत्री इस बारे में लगातार बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक छटपटाहट दिख रही है कि सरकार जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको अपने पास रखना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ जज इस हक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और एक रस्सा कस्सी चल रही है। हमारे साथ हैं डॉक्टर के.एस. चौहान, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। सर, क्या लगता है आपको? बड़ी खींचतान मची हुई है अभी, पिछले कुछ दिनों में लगातार एक के बाद एक स्टेटमेंट आ रहा है, तो कुछ निकलता हुआ दिख रहा है? नहीं, मुझे लगता है क्योंकि अगर इसको संवैधानिक तौर पे हम देखें जी। तो हमारे संविधान में जो वर्ड है वो कंसल्टेशन वर्ड है। ओके। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा डिस्कस करके इस कंसल्टेशन को फाइनलाइज किया था। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो समझते थे कि चीफ जस्टिस को प्राइमेसी होनी चाहिए, और जिसको जो जजेज का जो सेकंड केस है, जिसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के नाम से 1993 में डिसाइड हुआ, उसमें ये प्राइमेसी उन्होंने ले ली। इससे पहले जो 1982 में एसपी गुप्ता का केस था, जिसमें एग्जीक्यूटिव को पावर दी गई थी। और बेसिकली ये इशू क्यों उठे, ये एक अहम चीज़ है, क्योंकि इंसिडेंटली पी शिवशंकर साहब जो कानून मंत्री बने, पी शिवशंकर बैकवर्ड क्लास से आते थे, तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट के कई जजेस को अपॉइंट किया। और क्योंकि उन्होंने शेड्यूल का हाई कोर्ट में जैसे जस्टिस के रामास्वामी और कई जजेज हैं, जस्टिस एम एन राव, बहुत उनकी वजह से शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास के जज बने। तो जब शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास के लोग जब जज बनने लगे, तो जो लोग जज बनने वाले थे, जो मतलब सिस्टम में जिनका वर्चस्व है और जो समझते हैं कि भाई हमारा ही जज बनना चाहिए, तो उनको तकलीफ हुई। तो उन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज उठाए जिसकी वजह से शिवशंकर ने उनका जवाब दिया। और पी शिवशंकर एक बहुत ही सुलझे हुए समझदार सीनियर एडवोकेट भी थे, वो हाई कोर्ट जज भी रहे, वो केंद्र में 3-4 विभाग में मंत्री भी रहे, एजुकेशन में, लॉ में, बहुत जगह रहे और हर जगह वो सक्सेसफुल रहे। और उन्होंने हमेशा जो रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया। तो क्योंकि जो मेन जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन या और जो ये झगड़ा है, ये क्या है, क्योंकि जस्टिस रामास्वामी जो है वो हाई कोर्ट जज बाद में बने थे जी। और जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी हाई कोर्ट जज पहले बने थे। बट शिवशंकर साहब ने जस्टिस के रामास्वामी को बीपी जीवन रेड्डी से पहले सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। अच्छा। तो ये आपस में उसके बाद वो वार हो गई और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन का जो रिजर्वेशन प्रमोशन का पर्टिकुलरली जो एस्पेक्ट है, ये पूरा डिस्ट्रॉय हुआ। जुडिशरी ने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को नहीं माना। जब अजीत सिंह 2 डिसाइड हुआ तो हम सरप्राइज कर रहे थे कि क्या कोर्ट को ये कह सकती है कि जनरल प्रिंसिपल SC ST पे नहीं अप्लाई होगा। जैसे इकोनॉमिक रिजर्वेशन का जो इशू है वो भी वैसा इशू था। तो उसमें क्या था कि जो जनरल सीनियरिटी जो मिलती है, वो जनरल सीनियरिटी का जो राइट है वो SC ST से छीन लिया। तो इसलिए ये जो पूरी छीन लिया सर, इसके लिए 4 अमेंडमेंट करने पड़े। रिजर्वेशन प्रमोशन तो कहीं रोकने की कोशिश थी कि आए नहीं किसी। हाँ, वो क्योंकि जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए जुडिशरी में जो लोग जाते हैं उनको समाज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। समाज की जब उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो वो उनका एक अपना पर्सनल नोशन होता है, उसके हिसाब से वो फैसले करते हैं। कोई भी आदमी जिस सिस्टम में काम करता है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही करता है। हमारा संविधान भी मानता है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग और विवेक के साथ इंडिपेंडेंटली आपको काम करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये जो
जजेज की अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है इसमें जुडिशरी को प्राइमेसी देने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनमें बाबा साहब कुछ मानते थे। आज संविधान प्रैक्टिकली वो संविधान नहीं है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पंचायती राज सिस्टम को अहमियत देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन आज उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ही दे दिया। तो क्योंकि जो छोटी जगह है अगर उसको ज़्यादा पावर होगी तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, अनटचेबिलिटी बढ़ेगी। और वो चीज़ें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे, इसलिए वो उसके विपरीत ओपिनियन था उनका। नहीं तो कॉलेजियम पे हम बात कर रहे थे कि मेरा सवाल था कि जो एक रस्साकसी मची है, खींचता। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब मैं एक्सप्लेन दूसरे एंगल से कर रहा हूँ। क्योंकि जो पूरा सिस्टम ऐसा है कि जो लोग उस सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं वो उनकी जो भी कन्विक्शन होती है उसके हिसाब से फैसले करते हैं। तो अब जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लोग उस सिस्टम में है ही नहीं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ सकता। और टोकन बेसिस पे कि एक जज आपने बना दिया शेड्यूल कास्ट, या एक बना दिया शेड्यूल ट्राइब, या एक बना दिया बैकवर्ड क्लास, इससे भी कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो एक सिंगल जज जो बन जाता है वो फिर दूसरी तरफ ही देखता रहता है और जिधर सिग्नल मिलता है उसके हिसाब से वो करता है। तो जो लोगों को कहीं ना कहीं चुना जाता होगा, आई थिंक। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरिट पे शायद ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मेरिट पे वो ठीक नहीं होते हैं। नहीं, सीनियरिटी का तो बहुत ज़्यादा हिसाब नहीं चलता है। क्योंकि जब जस्टिस बालाकृष्णन सुप्रीम कोर्ट में आए तो उनसे 7 जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और वो मतलब बहुत अच्छे जज थे। हालांकि बाद में उन्होंने प्रेशर में कई चीज़ों में गलतियां की, वो तो कोई भी आदमी करेगा क्योंकि वो पूरा सिस्टम अलग तरह से काम करता है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था में इसको मैं ऐसा मानता हूँ, हालांकि आज बीजेपी का शासन है और मैं बीजेपी की ओपिनियन का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो भी सरकार होगी, चाहे बीजेपी है चाहे किसी और की सरकार है, उस सरकार को जज अपॉइंट करने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अधिकार होना चाहिए, चाहे जो इंडिया को अधिकार होना चाहिए। इसमें एग्जीक्यूटिव को हम नहीं देंगे या हम जुडिशरी को देंगे, ये कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया में जो जज को जज अपॉइंट नहीं करता है, पूरी दुनिया में सरकार ही जज को अपॉइंट करती है। और वो जो उनका जो जुडिशरी है वो हमारी जुडिशरी से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। सरकार ले क्यों नहीं पा रही है अधिकार? लगातार पिछली बार भी कोशिश की गई थी और बार बार ये डिस्कशन आता है, कानून मंत्री बयान देते हैं, पीएम चाहते हैं, लेकिन फिर एक कौन सा पॉइंट है जहां सरकार बेबस हो जाती है, वो ले नहीं पाती? नहीं, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें आपके कैमरा पे नहीं बता सकता हूँ, मेरी अपनी लिमिटेशन भी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सरकार इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। सरकार जो पब्लिक ओपिनियन, सामाजिक संस्थाएं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रही हैं, उस पब्लिक ओपिनियन को काउंटर करने के लिए केवल दिखावा कर रही है। गंभीर नहीं है। क्योंकि जब मतलब जो कानून मंत्री का बयान आ रहा है वो ऐसे ही आ रहा है। जो एनजेएसी का जो जजमेंट हुआ, उस जजमेंट में भी अगर सरकार की ओपिनियन उसके पक्ष में होती तो वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर होता। क्योंकि सरकार केवल दिखावा करने के लिए वो अमेंडमेंट कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए वो ऐसा हुआ। क्योंकि जो लोग उस बेंच का कंपोजिशन थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक जज ऐसे भी थे जिनको सब लोग बीजेपी का आदमी मानते हैं, बट वो मेजोरिटी के साथ गए। तो वो मेजोरिटी के साथ जाने का मतलब है कि सरकार जो है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। वो केवल पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए उन्होंने जो जुडिशरी में जो भी अपॉइंटमेंट का सिस्टम है उसमें जो चेंज आना चाहिए, उस चेंज की पब्लिक ओपिनियन जो सामाजिक संस्थाएं समाज में बना रही हैं उसको काउंटर करने के लिए ऐसा किया गया। अब इसको दूसरे तरीके से अगर हम देखें, एक मंत्री है किसी डिपार्टमेंट में, उस मंत्री को अब ये कॉलेजियम अगर अप्रूव करता है तो भी उस मंत्री को वो फाइल अप्रूव करनी है, प्रधानमंत्री को भी अप्रूव करनी है, अल्टीमेटली राष्ट्रपति को अपॉइंटमेंट करनी है। तो एक सिस्टम में 5 आदमी काम करने वाले हैं, 5 आदमी में एक आदमी की ओपिनियन कैसे बाइंडिंग हो सकती है? तो इसलिए जुडिशरी के उसमें, और ये बेसिक जो प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे जो लोग हैं जो उस सिस्टम में काम कर रहे हैं
वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे और वो केवल अपना फायदा नुकसान देख के काम करते हैं। तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो पा रहा है और मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी केवल इसमें चर्चा कर रही है और इस चर्चा के जरिए वो अपने जज अपॉइंट करेगी। जो जजेज प्रेशर का खेल होता है क्या? जो जज अपॉइंट करते हैं वो कोई 3 साल वाला होगा, 3.5 साल वाला होगा, ऐसा जो जज है वो जजों की मर्जी से होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि जितना मैं अंडरस्टैंड करता हूँ उस सिस्टम को, जितना मैं देख रहा हूँ, उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि जज अपॉइंट कर रहे तो जज एक्चुअली अपॉइंट कर रहे हैं, अपॉइंट सरकार ही कर रही है। लेकिन वो क्योंकि ऐसी सरकार की मर्जी के हो नहीं सकती चीजें, कोई भी नहीं अपॉइंट हो सकता। वो क्योंकि जो लोग समाज में जो पब्लिक प्रेशर जो डेवलप हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए इस तरह का वो किया जाता है। और जो जज को अपॉइंट करते हैं, कोई ऐसा एग्जाम्पल मुझे नहीं मिला। जैसे जब तक कांग्रेस थी, मैं भारद्वाज जी के बहुत क्लोज रहा, तो वो उसके यहाँ जब हम जाते थे तो उसके PS PA उनके पास चीफ जस्टिस बैठे होते थे और वो हम मंत्री थे, जब कानून मंत्री थे तो हमने उनको देखा। उन्होंने मुझे भी हाई कोर्ट जज ऑफर किया था, 2004 में उन्होंने हाई कोर्ट जज ऑफर किया। मैंने कहा जी मैं जज के टेम्परामेंट का नहीं हूँ, मुझे तो वकील वाले में आप एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बना दो। लेकिन वो उन्होंने नहीं बनाया। ये एक अलग तरह की समस्या है, क्योंकि समस्या ये है कि जिन लोगों का टेम्परामेंट है वो उस काम को नहीं कर रहे हैं और जिन लोगों का टेम्परामेंट नहीं है वो उस काम को कर रहे हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं कि भाई पैसा भी चलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कैमरा पे ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। ये जो सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था जितनी भी अपॉइंटमेंट होती हैं वो अपॉइंटमेंट किसी न किसी कंसिडरेशंस पे होती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस है, चाहे सोशल कंसिडरेशंस है। सोशल कंसिडरेशंस उतना काम नहीं कर रहा है, इसलिए जो 90% 85% जो पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और उस रिप्रेजेंटेशन को कम करने के लिए ही ये जो जज अपॉइंट जज इस तरह का कंसेप्ट उन्होंने केवल फैलाया है। एक्चुअल देखने में वो नहीं आता। जैसे बीजेपी आ गई है तो जो भी नाम चलता है हमारी बार में जो चर्चा होती है वो कहते हैं ये फलां के नज़दीक है, ये फलां पार्टी का है, ये संघ का है, वो बहुत सारे क्राइटेरिया चलते हैं। तो वो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहे। अगर वो जज को अपॉइंट करते तो जो अच्छे वकील हैं उनको अपॉइंट करते। तो सर इसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम में, खासतौर पे जुडिशरी सिस्टम में, क्या जो अनप्रिविलेज्ड सोसाइटी के लोग हैं, जो डिप्राइव सेक्शन के लोग हैं, उनको नहीं मिलेगा, उनका दखल नहीं बढ़ेगा, यही स्थिति बनी रहेगी? नहीं, ये स्थिति तो जब तक उनका सोशल मूवमेंट नहीं बढ़ेगा तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। और सोशल मूवमेंट के जरिए आपको पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पर्सनली हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे हम एक ऐसी स्थिति में नहीं है कि आज हम किसी भी उसमें कोई रिजल्ट कर सकें। अगर मान लो हम किसी पर्टिकुलर आदमी को सपोर्ट करके कुछ बना भी देते हैं तो सबसे ज़्यादा आदमी नुकसान वो हमारा करता है, क्योंकि उनका पब्लिक प्रेशर उतना ज़्यादा है कि वो उसको पूरा ये प्रूव करना पड़ता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं इनके कहने से या इनसे मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग। ये जो सामाजिक सिस्टम है, ये सिस्टम एक अलग तरह से काम करता है। और जो जजेज को बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, लेकिन जजेज जो है वो भी ह्यूमन बीइंग है, इसलिए जजेज को इतनी भी पावर नहीं दी जा सकती कि सब कुछ उनके हाथ में हो, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी चीज़ को करेक्ट कर सकती है। इसलिए जो जजेज की अपॉइंटमेंट का जो कंसेप्ट है, इसमें एग्जीक्यूटिव का दखल होना चाहिए। वैसे बदलता हुआ नहीं देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा, क्योंकि एक्चुअली तो इसमें अगर जजेज की अपॉइंटमेंट होनी है या इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट होनी है, इसमें कॉलेजियम सिस्टम कोई काम नहीं करेगा। आप 2/3 मेजोरिटी से सरकार लेके आए नाम और उसको पास कर लो। दूसरे देशों में भी ये होता है, क्योंकि जब आप उस तरह का आदमी बनाएंगे तो उसकी इंटीग्रिटी होगी। वो आदमी ये सब भी है नहीं, यहाँ है नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कितना उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते थे, उनकी अपनी लिमिटेशंस थी। ऐसा नहीं है कि जो वो चाहते थे सब कुछ उन्होंने कर लिया, लेकिन ऐसा सिस्टम अगर होता है तो वो ज़्यादा बेटर है।
तो उसमें जो भी पार्लियामेंट होगी उसमें जो कंपोजिशन होगा, मेजोरिटी से ज़्यादा लोग, 2/3 लोग अगर एग्री करते हैं, दूसरे देशों में भी ऐसी व्यवस्था है। सर अभी सीजीआई का स्टेटमेंट आया कि डाइवर्सिटी, ज़्यादा डाइवर्सिटी की ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, की खबर है, महिलाओं की बात की उन्होंने, जो अनप्रिविलेज सोसाइटी है उसके लोगों की बात की। तो एक जब सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके का बयान आता है तो क्या उसको कैसे देखते हैं आप, कि क्या अब वो सोच रहा है कि चीज़ें बदलनी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है, क्योंकि डाइवर्सिटी के नाम पे जैसे मान लो महिलाओं को भर्ती करते हैं, तो उन महिलाओं में भी वही महिलाएं भर्ती पुरुष की होती जगह हैं। महिलाएं होंगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कोई जो एक्सक्लूडेड सेक्शंस हैं, जो 80, 85, 90% जो लोग हैं, अनप्रिविलेज की भी अन, बात की अन, उन्होंने। अन, नहीं, अनप्रिविलेज्ड का भी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो अलग तरह से। स्टेटमेंट है बस ये। अभी राजस्थान से एक नाम आया था किसी बहुत लंबे टाइम के बाद। वहाँ मीनाज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो प्रैक्टिकली डोमिनेंट भी हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड हैं। लेकिन एक नाम आया था, अभी वो 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी उन्होंने वापस भेजा है। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग में उसके खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि एक सिस्टम है, उसमें SC ST OBC का नाम आ भी जाएगा तो वो एक्चुअली अपॉइंट हो जाएगा, ऐसा भी संभव नहीं है। तो जी, ये जो पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था इस तरह से काम करती है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा जब तक प्रेस्क्राइब्ड रिजर्वेशन नहीं होगी। मैं ऐसा मानता हूं कम से कम 50% लोग SC ST OBC के आपने सर्विसेज में लगाए, तो जजेज में भी जब आप वो लगाएंगे तभी चेंज आएगा। अदरवाइज तो मेरा नाम मान लो चलता है, फिर वो ड्रॉप हो जाएगा। ऐसे बहुत केसेज हैं जिनके नाम चलते हैं और वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये जो सारी व्यवस्था है, इसमें एक सिस्टम डेवलप करके और रिजर्वेशन देने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आप उनको अपॉइंट नहीं कर सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन है वो जिस माध्यम से बनती है, उस माध्यम में उनके समाज का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक ओपिनियन के फॉर्मेट में नहीं आता है। जब उनका पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक ओपिनियन के फॉर्मेट में नहीं आएगा तो उनको मेरिट वाला, उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, ये नहीं समझा जाएगा। जब तक आप जैसे मैंने MPs का केस किया, उस MPs के केस में वो 7 बड़े वकीलों के पास गए, सब ने कहा नोटिस नहीं होगा, और बाद में जब वो मेरे पास आए तो हमने कहा कि 2 दिन बाद हम एग्जामिन करके बताएंगे, हमने किया, और वो 5 जज को पहले दिन वो केस चला गया। बाद में उन्हीं वकीलों ने जिन्होंने मना किया, उन्होंने मुझे निकालने की कोशिश की कि नहीं, इसको निकालो। तो ये जो फ्रेमवर्क है, जो भी चीज चल जाती है वो उसमें अपना आधिपत्य चाहते हैं, तो ये पूरी व्यवस्था उस तरह से काम करती है। तो कहीं ना कहीं सर आप ये कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि ईमानदार नहीं है सरकारें, और ये कहीं ना कहीं एक बयानबाजी है, क्योंकि कोई भी जज अपॉइंट होता है तो बिना सरकार के सहमति से नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कहना कि जुडिशरी खुद अपनी मर्जी से कर रही है, मनमर्जी से, ये गलत है। और इस सिस्टम में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, उनका प्रतिनिधित्व तब तक नहीं होगा, जैसा कि सर ने कहा, जब तक इस समाज का एक वर्चस्व नहीं होगा, पॉलिटिकल पावर में ये नहीं आएंगे, और उस स्थिति में नहीं आएंगे जब ये सरकार बना सके, सरकार गिरा सके। तो जैसा कि कहा जाता है कि सारे वो चाबी जो है, सत्ता की चाबी से ही सब कुछ मिलना है। तो यूनाइट जब तक नहीं होगा यह समाज, तब तक उसे कहीं भी हक मिलने वाला नहीं है। सबक समाज के लिए है, और उदाहरण सामने है आपके कि कहाँ कहाँ आपको अनदेखा किया जाता है। शोर करने से कुछ नहीं होना, यूनाइट होने से चीज़ें बदल सकती हैं। देखते रहिए दलित दस्तक। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुभ दास। बहुत बहुत धन्यवाद सर।